दिया आपको, तो क्या कहना चाहेंगे बीकानेर की बात? अभी तो देखा ही नहीं, एयरपोर्ट से डायरेक्ट यही आया। अगली बार जब आया पूरा देखेंगे तब बताएंगे। सारे मामले सॉल्व किए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, क्या कहना चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम सुप्रीम कोर्ट में यूज कर रहे हैं, कैटेगराइजेशन के लिए कर रहे हैं। फिर हम हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है अंग्रेजी में, वी आर ट्रांसलेटिंग इनटू ऑल रीजनल लैंग्वेजेस। यानी जो हर देश में के हर राज्यों के नागरिकों को अपनी भाषा में जजमेंट मिलने चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी यूज हो रहा है। देश में जो नए कानून जो आए हैं उनसे ये कहा गया था कि अब जो पेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, तो क्या मानते हैं आप कितना पेंडेंसी इससे कम हो पाएगी जो नए कानून अभी आए? वो तो अभी ऐसा ऑफ हैंड नहीं बता सकते। सर पहले देश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई, पहले जाति के हिसाब से, अब क्या भाषा के हिसाब से भी बांटा जा रहा है कि इस प्रकार से महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना पड़ेगा, क्या? सर आपने मां अमृता देवी की राजस्थान में जिस तरह से खेजड़ी पेड़ जो है यहाँ के लोगों की जिजीविका है, आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो राजस्थान में इस तरह से पेड़ कट रहे हैं, खेजड़ी कट रहे हैं, उसके बारे में? Welcome, sir, to this beautiful land of Rajasthan. Respected Pushpendra Singh Tripathi sir, Justice Pushpendra Singh Tripathi sir, I request you to be there on the stage, please. आदरणीय कुलदीप शर्मा मेंबर, और इसी क्रम में मेरा निवेदन एडवोकेट बार एसोसिएशन ऑफ बीकानेर, we all have been waiting for you absolutely anxiously and absolutely excited to have such a Rashtragan. मैं मेरे बड़े भाई के समान अभी तो उनकी उम्र मालूम नहीं थी मुझे, क्योंकि वो इतने एक्टिव है। मैंने एक बार देखा कि वो ट्रेन से बीकानेर से दिल्ली पहुंचे और वहां से डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से निकालते तो भी दुबई या कहाँ तो भी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे। तो उनकी एनर्जी तो एक कोई नौजवान को भी पीछे लग जाए, और उम्र से मेरे से वो बड़े हैं, इसके लिए मैं उनको मेरे बड़े भाई के समान आदर करते रहता हूँ। मैं उनको भाई साहब भी बोलते रहता हूँ। मुझे उनका आदेश हुआ कि आप जब तक चीफ जस्टिस है तब तक बीकानेर में एक बार तो भी आना पड़ेगा, और उनके आदेश को मैं नहीं बोल सकता था, और आज आ गया। आज इस अवसर पर हमारे भारत को का जो संविधान है वो हम सबने वी हैव गिवन और कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्फ वी अडॉप्टेड ऑन 26 of January 1950, और इसी साल 26 जनवरी 2025 को भारत के संविधान को 75 वर्ष पूर्ण हुए, और संविधान के जो अमृत महोत्सव है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज जो कुछ भी हम लोग सब है, फिर हमारे जनप्रतिनिधि है या हम जजेस है,
या हमारे आला अफसर आज बैठे हुए एग्जीक्यूटिव के लिए, वी आर ऑल बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इस संविधान की निर्मिति में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। आदरणीय मेघवाल जी एजुकेशन रहे या इकोनॉमिक्स रहे, सोशियोलॉजी रहे, दलितों का उत्थान रहे, हर फील्ड में बाबा साहब ने कार्य किया है। मगर बाबा साहब ने जो भारत के संविधान की निर्मिति में जो योगदान दिया है, उसके बारे में आई थिंक इट्स रिटन इन दी गोल्डन वर्ड्स, या पत्थर की जो लकीर है जो कभी मिटती नहीं, वैसे बाबा साहब का जो इस संविधान में निर्माण है वो पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व कभी भूल नहीं पाएगा। आप सबको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी इनके विचार शुरू से ही अलग रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जब भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए जो आंदोलन हो रहा था, उसी तरह हमारे देश में जो वर्षों से या सदियों से, सैकड़ों वर्षों से जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं थी, और उसको दूर करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले या शाहू महाराज ऐसे क्रांतिकारी ने इस देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव आना चाहिए, इसके लिए कार्य किया। इस देश में महिलाओं को सबसे कम गिना जाता था और इस देश में महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया था। और महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इनको 17वीं सदी में उन्होंने पहली स्कूल स्थापित की जिसमें महिलाओं को शिक्षण देना चाहिए। बाबा साहब हमेशा संत कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले इनको अपना गुरु मानते थे। तो बाबा साहब सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उनका निर्वाचन हुआ तो बंगाल से चुन के आए, और जब संविधान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। मनरेगा और आजीविका जैसी योजनाएं आज न केवल ग्रामीण परिदृश्य बल्कि हमारे रेगिस्तानी इलाकों में आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ की है। चिकित्सा विभाग की यदि हम बात करें तो संपूर्ण भारत में प्रत्येक नागरिक को बेहतरीन उपचार उपलब्ध हो। आयुष्मान योजना इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसके माध्यम से 5 लाख रुपए उपचार की राशि प्रत्येक नागरिक को आज फराहम हो रही है। श्रम विभाग भी जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से यदि किसी श्रमिक के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तो स्टॉल्स पर ही आज मोहम्मद असगर और श्रीमती आयशा असगर को योजना के माध्यम से ऑनरेबल सीजीआईएस प्रदान कर रहे हैं। श्रम विभाग के स्टॉल पर आप तालियां बिल्कुल बजा सकते हैं। ये सभी वो लोग कल्याणकारी योजनाएं हैं। इस विरासत को जो सदियों पुरानी विरासत है, खासतौर से बीकानेर की उस्ता कला दुनिया भर में अपनी पहचान रखती है। ये सोनारी कलम जो ऊंट की खाल पर चित्रकारी बनती है, सोने के रंग की ये नक्काशी सदियों तक अपनी चमक को और अपने वैभव को बनाए रखती है।
और इस समय जो योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसके तहत बच्चा जब 6 महीने की उम्र हासिल कर लेता है तो उसे अन्नप्राशन यानी अन्न दिया जाना शुरू किया जाता है। और इसी प्रकार एक योजना और भी है महिला अधिकारिता विभाग और महिला बाल विकास विभाग की गर्भवती महिला को खान पान के प्रति जागरूकता के लिए और कम्युनिटी फोरम पर उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बच्चों के जन्म पर जन्मोत्सव बच्चों के जन्म पर जन्मोत्सव मनाया जाता है। महिला अधिकारिता विभाग यहाँ पर गर्भवती महिला अन्नप्राशन और उसके पश्चात वर्षगांठ हैप्पी बर्थडे केक काट करके और बच्चों के डॉक्टर से किया जा रहा है। तमाम योजनाएं बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शानदार। ये सारी योजनाएं जिनके माध्यम से न केवल आम जन लाभान्वित हो रहा है बल्कि इन योजनाओं के जरिए कितना ख्याल रखा जा रहा है ये भी हम सबकी समझ आ रहा है। CDISL और केंद्रीय कानून और विधि मंत्री सम्माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब तमाम योजनाओं को न केवल उनका साक्षात्कार करवा रहे हैं, उनकी पूरी बारीकियां और वो सब कुछ जो खास तौर से विभागों के माध्यम से आम लोगों की लाभान्वित हो रहा है। विशेष रूप से जब बच्चों की जो खेल स्पर्धाएं हुई और उस स्पर्धाओं के साथ में जिन बच्चों को आज यहाँ सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, जिन बच्चों को आज यहाँ पर पारितोषिक दिए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत नया कौशल उसका नियोजन और उसकी उद्यमिता को नए आयाम दे। और अगला स्टॉल जो कि CDISL के लिए बहुत ही इसमें NRCC का स्टॉल है। संपूर्ण एशिया का एकमात्र अनुसंधान केंद्र प्रत्येक आयाम पर अनुसंधान का काम होता है और विशेष रूप से ऊँटनी के दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं और उनके औषधीय गुणों पर विशेष दूध का औषधीय महत्व विस्तृत कर देने वाले हैं। और हमें पूरा यकीन है कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस B.R. गवई सर अवश्य ही इन प्रोडक्ट्स को आज टेस्ट करेंगे। बिल्कुल इनका स्वाद लेकर इसकी गुणवत्ता और इसके स्वाद, क्योंकि स्वाद और सेहत इन दोनों को हम एक साथ जोड़कर देखते हैं। कह रहे हैं संजय भाई की ऊँट मिठाई स्त्री सोनों के उत्साह 5 चीज पृथ्वी से वाह बिकाना वाह। यहाँ के रहने वाले लोग और खासतौर से यहाँ के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों की जीवन की आधार रेखा बना है दूध, और उसी ऊँटनी का ये दूध जिससे बनने वाले तमाम उत्पाद वो न केवल सेहत के लिए बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं। और आज ये स्टॉल निस्संदेह प्रयास किया गया उन्हीं के प्रमाण पत्र और एक विशेष मुलाकात आशीर्वाद माननीय न्यायमूर्ति B.R. गवई साहब आशीर्वाद दे रहे हैं कि बच्चे अब आपको बताना चाहेंगे कि